वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक जो रहेगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। इसका मतलब क्या है कि एल्काइंस जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो आज हम देखेंगे। और सबसे पहली जो रिएक्शन हम देखेंगे वो होगी हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। मतलब कि एल्काइंस जो होते हैं उनको अगर हम हेलोजनस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। हेलोजनस तो आपको पता ही होंगे है। जो हमारे पास हेलोजन फैमिली के मेंबर्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे हम एल्काइंस जो है इनको रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं कि अगर एल्केन्स और क्लोरीन को आपस में हम रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कैसी रिएक्शन होगी, वो हम पहले देखेंगे। मैं यहाँ पे जो एल्काइन ले रहा हूं पहले एग्जांपल में, वो है इथाइल, इथाइल और एसिटाइलिन और एसिटाइलिन। कॉमन नेम एसिटाइलिन है, पढ़ा है। इस इथाइन को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये रिएक्शन जो है ये मैं किसी कैटलिस्ट की मदद से भी कर सकता हूं और बिना कैटलिस्ट के भी ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है। अब अगर मैं ये कैटलिस्ट की मदद से करूं तो कैसे होगी। ये AlCl3 जो है ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में को मैं यहाँ पे ऐसे ओपन फॉर्म में लिखता हूँ। क्लोरीन, दो क्लोरीन आपस में मिले हुए एक बॉन्ड बनाया है इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल में ऐसे। अब ये AlCl3 जो है ये क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ये इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है दो अलग अलग एटमों में, क्लोरीन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब यहां से जो है रिएक्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि ये दो चीजें जो यहां से निकल गई जब AlCl3 ने इस पे अटैक किया, तो ये दो चीजें जो होती है ये अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों होती है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कार्बन, ये क्लोरीन जो है इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या मैं कहूंगा क्लोरीन ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया यहाँ पर, इसने भी कोई बॉन्ड नहीं बनाया यहाँ पर, लेकिन स्टेबल होने के लिए क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो ये दोनों अनस्टेबल हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये क्लोरीन जो है ये अब बॉन्ड बनाने किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। लेकिन कार्बन के पास तो ये जाएगा, लेकिन कार्बन की कोई वैकेंसी नहीं है बॉन्ड बनाने की, क्योंकि अगर आप देखोगे इस कंपाउंड में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने 1 2 3 और एक इस हाइड्रोजन के साथ 4। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन जब ये इसके क्लोज आ जाएगा, पहले ही हमने पढ़ा है, फिर से मैं बताता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा, पाई, पाई। ये दो टाइप जो बॉन्ड्स के कोलर बॉन्ड्स के बताए थे मैंने, सिग्मा एंड पाई। इसमें क्या बताया था मैंने, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से के मुकाबले में, पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती क्या, पोलराइज होने की। मतलब क्या पोलराइज होने का, कि जब कोई भी चीज, कोई भी रिएजेंट इसके नजदीक आ जाता है तो ये टूट जाता है और चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आगे आप पढ़ोगे मैकेनिज्म में कैसे ये होता है। अब यहाँ ये याद रख लो कि क्लोरीन जब पाई बॉन्ड के करीब आ जाएगा तो पाई बॉन्ड जो है ये वीक है, ये टूट जाएगा। लेकिन इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है, 1 2, ये याद रख लो 1 2। क्लोरीन पाई बॉन्ड के पास आएगा, पाई बॉन्ड जो है वीक है, इसलिए ये क्या टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के नजदीक कोई भी रिएजेंट जब आता है, कोई भी एटम जब आता है तो वो टूट जाता है। जब ये दोनों पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या मिलेगा हमें, CH, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है। अब इस कार्बन को अगर आप देखोगे इसने कितने बॉन्ड्स बनाए, 1 2, इसने भी 1
2। इसके कितने मिसिंग है अब? 1 2 2, क्योंकि कार्बन जो है कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 स्टेबल होने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से ये बताऊंगा आपको कि इसने कितने बॉन्ड्स बनाए। अब जब ये दो पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे, इसने 2 बनाए, इसने भी 2, इसके भी कितने मिसिंग है? 2, इसके भी 2, क्योंकि 4 बनाता है कार्बन। 1 2 1 2। अब इसके भी 2 मिसिंग है, इसके भी 2 मिसिंग है। अब ये क्लोरीन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता था, ये अब बॉन्ड बना सकता है क्योंकि कार्बन की वैकेंसी होगी बॉन्ड्स की। तो एक क्लोरीन जो है यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अभी भी जो 2 बॉन्ड्स है कार्बन की क्या है? मिसिंग। अगर मैं बोलूंगा कि ये 2 टाइम्स में लूंगा तो क्लोरीन कितने जनरेट हो गए? 2 2 4, 4 क्लोरीन जनरेट हो गए और 2 क्लोरीन जनरेट हो गए। तो एक यहां पर जाएगा इसमें से और एक यहां पर, और कंपाउंड क्या बनेगा यहां पर? ये आंसर होगा। इसको मैं यहां पर अलग से भी लिख सकता हूं, CH। कंडेंसर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, Cl2 CH Cl2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, एथ, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल, इथेन। और क्लोरीन कितने हैं? 2 + 2 4। 4 को हम क्या कहेंगे? टेट्रा। मैं क्या कहूंगा? टेट्रा क्लोरो इथेन। टेट्रा क्लोरो इथेन। अब ये क्लोरीन कहां पर है? नंबरिंग करो, 1 2, यहां से भी कर सकते हो, 1 और 1। ठीक है, इस कार्बन में कितने हैं? 2, 1 कामा 1 कामा, इस पे कितने हैं? 2 2 कामा 2। मतलब एक क्लोरीन भी 1 पर है, दूसरा भी 1 पर। ठीक है, तीसरा क्लोरीन 2 पर है, चौथा भी किस पर है? 2 पर है। तो ये इसका नाम आ जाएगा। ये नोमेनक्लेचर हमने पहले से ही पढ़ा है। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ इसी एल्काइन में क्लोरीनेशन की। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको मैं अगर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इसके साथ रिएक्शन कराता हूं, तो क्या आंसर मिलेगा? यहाँ पर अगर आप देखोगे AlCl3 जो है ये क्या करेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, Cl और Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये Cl पॉजिटिव जो है अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। ये आ जाएगा पाई बॉन्ड के करीब, या मैं कहूंगा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने। जब ये करीब आ जाएगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? यहाँ पर ये दोनों पाई बॉन्ड जो क्या टूट जाएंगे। इसके कितने बॉन्ड से? अब 1 2, और कितने मिसिंग है? 2। इसके 1 2 मिसिंग, कितने? 2। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन, ये एक क्लोरीन इसके पास आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 2 टाइम्स दूंगा, एक और क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, एक और क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम कितने क्लोरीन जनरेट होंगे? 4, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे, मतलब ब्रोमीन के साथ एल्काइन को रिएक्शन करोगे, तो आंसर्स सेम यही आएंगे, सेम आंसर्स होंगे। मान लो मैं ब्रोमिनेशन करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्काइन। अब एसिटाइलिन ही मैं एग्जांपल उठाता हूं यहाँ पर, इसकी ब्रोमिनेशन करता हूं, मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराता हूं, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे क्लोरीन ने रिएक्शन की वैसे ही ब्रोमीन भी करेगा। अब ब्रोमीन जो है सनलाइट नहीं, यहाँ पर मैं FeBr3, वैसे सनलाइट में भी सनलाइट भी यूज कर सकता हूँ, मैं FeBr3 भी यूज कर सकता हूँ। Cl4 में भी ये रिएक्शन हो सकती है बिना कैटलिस्ट के। ठीक है, अब ये FeBr3 जो है ये क्या करेगा? Br2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। ये जो Br है यहाँ पर Br2, इसको ब्रेक करेगा किसमें? Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में। अब ये दोनों जो है अनस्टेबल चीजें हैं दोनों, क्योंकि इसकी पास भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और यहाँ मैं कहूंगा कि इसका भी एक बॉन्ड मिसिंग है, इसका भी एक बॉन्ड मिसिंग है, क्योंकि हेलोजेनस जो होते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये नॉर्मली कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 1। ठीक है, स्टेबल होने के लिए।
तो ये एक बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। अभी तो इसने कोई भी नहीं बनाया, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए कार्बन की तरह बढ़ेगा, इस कंपाउंड की तरह बढ़ेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब ये इस कंपाउंड के करीब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देख लो आप, क्योंकि कार्बन की वैकेंसी कोई नहीं है, कार्बन के साथ ये डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन जितने बॉन्ड्स बनाता है वो उसने बनाए हैं। ये आप देखो, इसने इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और 4, इस कार्बन ने 1 2 3 और 4। अब ये ब्रोमीन जब इस बॉन्ड्स के नजदीक आ जाएगा, इन तीन बॉन्ड्स के नजदीक आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड्स जो है पाई बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड्स जो होते हैं पहले हमने पढ़ा है कि वीक होते हैं, जब भी कोई उनके नजदीक आ जाता है तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ऐसे, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड्स जो है वो क्या होंगे, ब्रेक, ऐसे ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा इस कंपाउंड में, इस कार्बन की कितने बॉन्ड्स रह जाएंगे, 1 और एक हाइड्रोजन के साथ 2, मिसिंग कितने होंगे, 2, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है स्टेबल होने के लिए। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स है, 1 2, मिसिंग कितने हैं, 2। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक Br जो है इस कार्बन के पास चला जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, दूसरा Br यहाँ पर जाएगा। इसी तरह अगर ये 4 Br होते, मतलब ट्वाइस लेता मैं इसको, तो और 2 Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव जनरेट होंगे, एक यहाँ चला जाता और एक इस कार्बन के पास, तो आंसर क्या था, Br। तो ऐसे एल्काइन्स जो होते हैं हेलोजेनस के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन एल्काइन्स की, वो पढ़ेंगे हम हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहां पर जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कॉमनली हम निकल यूज करते हैं, निकल। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, एक रिएक्शन उठाता हूँ मैं यहाँ पर, ये एस्टाइलिन को अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूँ, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता हूँ मैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इथाइल और एस्टाइलिन, तो क्या कैसे रिएक्शन होगी, क्या आंसर्स होंगे वो आप देख लो। ये निकल कैटलिस्ट जो है ये क्या काम करेगा, ये इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद देगा हमें। यहाँ पर जनरेट होगा H पॉजिटिव H नेगेटिव, ठीक है। अब ये दो चीजें जो है, ये अगर आप देख लो हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाता है, 1। यहाँ पर इसने कितने बॉन्ड्स बनाए, कोई नहीं, इसने कोई नहीं। या मैं कह सकता हूँ इसकी इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब इसकी डिफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, कार्बन की तरह बढ़ेगा। लेकिन कार्बन के पास कोई वैकेंसी नहीं है बॉन्ड बनाने की, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड्स कंप्लीट किए, 4, 1 2 3 4, इसने भी 4। तो जब ये इसके करीब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड्स आप देखोगे इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स है, सिग्मा पाई पाई। अब जब ये पाई बॉन्ड के करीब आ जाएगा तो ये कंपाउंड जो है ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन की कितने बॉन्ड्स जो है खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अगर आप देखोगे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, 1 और एक हाइड्रोजन के साथ 2, इसने भी 2, इसके भी 2 मिसिंग है, इसके भी 2 मिसिंग हो गए, अब या 2 खुल गए। तो ये एक हाइड्रोजन जो है इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ये देख लो आप, CH H CH H। लेकिन अभी भी 2 बॉन्ड्स जो है वो मिसिंग है कार्बन के। अगर मैं ये मॉलिक्यूल ट्वाइस लेता हूँ, 2 बार लेता हूँ, और 2 हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट होंगे, और एक जो है कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। अगर आप इस कंपाउंड को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, C कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, इस कार्बन के साथ 3, CH3 CH3। अब इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन है, एथ नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल, ईथेन। ये इथाइन था, ये ईथेन बन गया। तो मैं कहूंगा कि जब इथाइन को या
अल्काइन्स को हम रिडक्शन करते हैं या हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहां पर एल्केन्स बनते हैं। हाइड्रोजनेशन में हम और एक एग्जांपल उठाते हैं अल्काइन्स की, और ये एग्जांपल जो यहाँ पर ली मैंने इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन को अगर आप हाइड्रोजनेशन करोगे मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा, ये पहले ये देखो आप रिएजेंट जो होता है ये H2, ये निकल जो कैटलिस्ट है यहाँ पर ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, तोड़ देगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है H2 ये स्टेबल होता है, ये ऐसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे और इस हाइड्रोजन को देखोगे, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसने भी कोई बॉन्ड नहीं बनाया, इसने भी कोई बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाता है, 1, तो इसने भी कोई नहीं बनाया, इसने भी कोई नहीं बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस कंपाउंड की तरफ बढ़ेगा, इसी तरह ये हाइड्रोजन भी, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, इस कंपाउंड में लेकिन वैकेंसी कोई नहीं है, ये किसी भी कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस कार्बन को अगर आप देखोगे इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4, इसने 1 और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स, मतलब कार्बन इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि वैकेंसी नहीं है। तो क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड के करीब आ जाएगा, इस कंपाउंड की तरह अप्रोच करेगा, तो क्या होगा कि इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे कैसे इस बॉन्ड्स है, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, लेकिन पहले हमने पढ़ा है पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, जब कोई रिएजेंट इसकी तरह अप्रोच करते हैं तो ये टूट जाता है, जब ये टूट जाएंगे तो क्या होगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड जो है टूट जाएंगे, जब ये टूट जाएंगे तो क्या होगा, इस कार्बन को अगर आप देखोगे इसने कितने बॉन्ड्स बनाए, 1 2, मिसिंग कितने हैं, 2, क्योंकि कार्बन स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4, इसके भी 1 2, मिसिंग कितने हैं, 2 स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पर इस कार्बन की भी 2 वैकेंसी हो गई, इसकी भी 2 वैकेंसी हो गई। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे के पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये देख लो CH3CH CH, और ये इसका अपना हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 बॉन्ड्स क्या होंगे, मिसिंग। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये मॉलिक्यूल जो मैं ट्वाइस लूंगा, क्योंकि अभी भी 2 वैकेंसीज यहाँ पर क्या है, मिसिंग, कार्बन अभी स्टेबल नहीं हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, अगर ये 2 टाइम्स मैं लूंगा, क्योंकि मुझे और 2 हाइड्रोजन चाहिए इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जनरेट होंगे, और 2 जनरेट होंगे, टोटल 4 जनरेट होंगे, तो ये एक यहां पर आ जाएगा स्टेबल होने के लिए, एक यहां पर, तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3C H CH H H H, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3C, हाइड्रोजन कितने इस कार्बन के साथ, 2, इस कार्बन के साथ 3, C, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, प्रोप, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल, इन प्रोपेन। तो मैं क्या कहूंगा, जब प्रोपाइन को हम रिडक्शन करते हैं या हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहां पर क्या मिलता है हमें, प्रोपेन, ठीक है, या मैं जनरली कहूं एल्काइन्स को जब हम रिडक्शन करते हैं या हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम एल्काइन्स में पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हम एल्काइन्स में पढ़ेंगे वो 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और दूसरी अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जिसे हम कंबशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तीसरी रिएक्शन जो होगी कंबशन ऑफ एल्काइन्स, कंबशन ऑफ एल्काइन्स, या मैं इसे अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी कह सकता हूँ, क्योंकि कंबशन जो हम कहते हैं जब हम एल्काइन्स को हीट करेंगे, एल्काइन्स को हीट देंगे या हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है,
इन प्रेजेंस ऑफ एयर जब हम बर्न करेंगे एल्काइन्स को, तो वो रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगी, कंबशन रिएक्शन। ठीक है। अब इससे पहले भी हमने कंबशन रिएक्शन पढ़ी थी एल्केन और एल्कीन की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये फ्यूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास एलपीजी आता है तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स जब भी हम बर्न करते हैं, जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पर क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोकार्बन्स को चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, जब भी हम कंबशन करेंगे, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रोडक्ट्स जब जो मिलेंगे वो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है। और वो एनर्जी जो है हीट की शक्ल में भी हो सकती है, लाइट की शक्ल में भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ, कंबशन ऑफ एल्काइन्स, मैं एसिटाइलिन उठाता हूँ, इथाइन या एसिटाइलिन जो पहला मेंबर है एल्काइन्स का, इथाइन और एसिटाइलिन। इसको अगर हम कंबशन करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इस रिएक्शन का के प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और एनर्जी होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जब भी जल जाता है, कंबशन होती है, तो वहां से क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये प्रोडक्ट्स होंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक इथाइल मॉलिक्यूल को कंबशन करने पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं हमें, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, वो कैसे फिर हम चेक करेंगे। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, कोई भी एल्कीन जब जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जब कोई एल्काइन जलेगा, कितना वाटर निकलेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि इथाइन जो इस वक्त इस कंपाउंड की जब हमने कंबशन की, इथाइन में जलाने के बाद कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, वो बैलेंस करने के बाद आपको पता चलेगा। मान लो मैं इस रिएक्शन को भी बैलेंस करता हूँ, और मैं पहले किसको बैलेंस करूँ, मान लो हाइड्रोजन को मैं बैलेंस करता हूँ। इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, ये देखो आप, 2। ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी 2। ठीक है। अब कार्बन को देखो आप, लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, 2, राइट साइड में कितने हैं, 1। लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, राइट साइड में कितने हैं, 1। तो बैलेंस करो, लेफ्ट साइड में अगर 2 है तो राइट साइड में भी कितने होंगे, 2। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। ठीक है। ये मिल गया हमें 2। ठीक है। ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ऑक्सीजन देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्बन लेफ्ट साइड में 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 है। अब राइट साइड में क्या मिले हमें, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 2 2 4, O2 2 बार, तो हो गया O4, मतलब 4 टाइम्स ऑक्सीजन, प्लस वाटर में कितने टाइम मिलेगा, 1 टाइम। तो ऑक्सीजन कितने हो गए राइट साइड में, 5, ऑक्सीजन 5। तो राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी कोई नहीं, क्योंकि रिएक्शन जो होगी वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगी, O2। अब कितने ऑक्सीजन चाहिए हमें, 5। अब कैसे बैलेंस करोगे, पहले ही मैंने बताया, आपको जितनी ऑक्सीजन जरूरत है आप लिखो न्यूमरेटर में और डिवाइड करो 2 से, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 2 10/2 ऑक्सीजन, वो कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस होगी। तो मैं कहूंगा एक इथाइल मॉलिक्यूल को जब हम कंबस्ट करेंगे, जलाएंगे, कितने ऑक्सीजन में, 5, या मैं कहूंगा 5/2 O2 में जब हम कंबशन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, 2, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर। तो इस तरह से एल्काइन्स जो है कंबशन हो जाती है एल्काइन्स की, या जल जाते हैं जब हम उनको हीट करते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब कोई भी अल्काइन जो है जब जलाओगे तो आंसर आपको यही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है।
दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम प्रोपाइन। प्रोपाइन की हम कंबशन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट्स और क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे और कितने क्वांटिटी में निकलेंगे। मान लो यहाँ पर ये एग्जांपल मैं उठाता हूँ प्रोपाइन। प्रोपाइन प्रोपाइन को जब हम कंबशन करेंगे मतलब हीट देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देंगे, हीट। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, आंसर हमेशा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिलेंगे हमें, कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। जब एक मॉलिक्यूल प्रोपाइन जलेगा तो वो देखो आप बैलेंस करो केमिकल रिएक्शन कैसे करो, अब पहले कार्बन बैलेंस करो या हाइड्रोजन बैलेंस करो, आपकी मर्जी। पहले हम हाइड्रोजन ही बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं इस कंपाउंड में, लेफ्ट हैंड साइड में 3 + 1 4, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं 1 2 3, कार्बन 3 है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेफ्ट हैंड साइड में 4, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 4 बनाना है मुझे तो मल्टीप्लाई में 2 करूंगा, 4 आ गया। अब कार्बन कितने इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में 1, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं 3। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन ये ऑक्सीजन कितने लगेंगे हमें वो देखो। आप राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हमें, 3 2 6, O2 3 बार, तो हो गए 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 बार, हो गए 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कितने ऑक्सीजन आए टोटल, 6 + 2 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन चाहिए। अब 8 ऑक्सीजन चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो। अब O2 कितने बार चाहिए हमें, 4 टाइम्स, यहाँ आप वही लिख सकते हो जो इससे पहले मैंने बताया। कितने चाहिए आपको, 8, 8/2 करो तो वो मिल जाएगा। लेकिन 8/2 को आप सिंपलीफाई कर सकते हो, 2 1 2 4 जार, तो वो गया 4 टाइम्स O2, 4 टाइम्स O2। तो इस तरह से कंबशन रिएक्शन जो एल्काइल्स में होती है उनके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, और किस क्वांटिटी में होंगे वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन की दूसरी टाइप, कंट्रोलर ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंट्रोलर ऑक्सीडेशन जो इससे पहले हमने पढ़ी वो थी ऑक्सीडेशन ही, लेकिन अनकंट्रोल्ड। अब कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में क्या फर्क होती है, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हम तब तक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं कंपाउंड में जब तक कि उस हाइड्रोकार्बन के एंड प्रोडक्ट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बने। ठीक है, जब तक एक हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट न हो जाए तब तक हम रिएक्शन को नहीं रोकते हैं, तो वो कहलाती है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और कंबशन। लेकिन ये रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ये हम किसी चीज की मदद से करते हैं, और वो चीजें जो है जिनकी वजह से हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो मैं कहूंगा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो होगी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और सिंपली ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, ये पहले भी हमने कहा, एडिशन ऑफ, सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यही मैं बोल रहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन में, ये किसी की मदद से हम कर रहे हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कंपाउंड्स में हम करते हैं, इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, या मैं कहूँगा कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स, ऐसी चीजें जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी तरह P2O5 वेनेडियम का, इसी तरह सेलेनियम डाइऑक्साइड, इसी तरह ओजोन से भी करते हैं O3। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास क्रोमियम के भी है, इस तरह कॉपर भी यूज होता है। ठीक है, ये याद रख लो आप कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन में, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है अपने तरीके से ऑक्सीडेशन करते हैं और प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो और किस रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन परफॉर्म करते हो आप। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीडेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे और रिएक्शन कंडीशंस पे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ इथाइन या एस्टाइलिन की। अगर हम इथाइन या एस्टाइलिन को ऑक्सीडेशन करेंगे डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, सबसे पहले मैं अगर ये उठाता हूँ सिलीनियम से, सिलीनियम डाइऑक्साइड से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, या मैं सिंपली कहूंगा पहले हम प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स जो होंगे इसमें वो ड्रा करेंगे, वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं वो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए। ये भी इथाइन में लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी, जनरल ऑक्सीडेशन वो आप देख लो। फिर हम यूज करेंगे ये कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कौन सा प्रोडक्ट हमें देंगे वो बाद में देखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है हमें ऐड करना है। अब एडिशन तो इस कंपाउंड में होगा या नहीं होगा वो देखो आप, क्योंकि अगर आप कार्बन की तरह देखोगे कि एक कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए इसमें 1 2 3 और इस हाइड्रोजन के साथ 4, इस कार्बन ने 1 2 3 और ये 4। तो इस कार्बन के पास कोई वैकेंसी है, नहीं इस कार्बन के पास कोई वैकेंसी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा। फिर से मैं बोलता हूं जो हमने इससे पहले पढ़ा कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ी, ये पोलराइज होता है, वीक बॉन्ड होता है। जब भी कोई रिएजेंट इसके नजदीक आता है, कोई भी चीज इसके नजदीक आता है तो ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे इस कंपाउंड में, जब ऑक्सीजन इसके करीब आ जाएगा, इस इन पाई बॉन्ड्स के करीब आ जाएगा, तो इस कंपाउंड में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और ये पाई बॉन्ड दो जो है ये खत्म हो जाएंगे, या मैं कहूंगा ब्रेक हो जाएंगे। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा आपको। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1, और एक हाइड्रोजन के साथ एक, कितने हो गए 2 2। लेकिन अभी भी कितने मिसिंग है, 2 बॉन्ड्स अभी भी मिसिंग है। इस कार्बन के देखो 1 और इस हाइड्रोजन के साथ अनदर 2, तो इसके भी कितने मिसिंग है, 2, क्योंकि कार्बन स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसने भी 2 बनाए, इसने 2, इसके भी 2 मिसिंग है, इसके भी 2 मिसिंग है। तो अब जब ऑक्सीजन ने इतना काम किया, लेकिन करना क्या है असल में, ऑक्सीजन को ऐड होना है इस कंपाउंड में। जब इसकी भी 2 वैकेंसी हो गई, इसकी भी 2 वैकेंसी होगी, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है इस पे ऐड होगा, क्योंकि इसके 2 वैकेंसीज हो गए। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 स्टेबल होने के लिए, तो ये 2 बॉन्ड्स इसके साथ बनाएगा। इसी तरह इसके पास भी 2 वैकेंसीज है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाएगा ऐसे। तो ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है हमें। वो क्या है कि अगर आप फर्दर इस चीज को ऑक्सीडेशन करोगे, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है स्ट्रांग हो, तो वो यहां पर नहीं रुकेगा, वो फिर से इसको ऑक्सीडेशन कर सकता है, तब दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे। और पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या है इसके, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। पहले जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसी तरह 2 पाई बॉन्ड्स जो है जब ऑक्सीजन इनके करीब आ जाएगा, पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो जब पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन और ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है दोनों क्या टूट जाएंगे। अब इसके भी 2 वैकेंसीज हो गए, 1 2 2 बॉन्ड्स बनाए, 2 बॉन्ड्स बनाए, इसके भी 2 मिसिंग है, इसके भी 2 मिसिंग है। तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड होगा। इस कार्बन पे भी एक ऑक्सीजन, या मैं सिंपली कहूंगा इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2। तो इसके भी अभी एक मिसिंग है, इसकी भी अभी एक मिसिंग है,
तो ये दूसरा भी इसी के साथ बनाएगा। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन आएगा, कार्बन पे ऐड होगा, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अभी ऑक्सीजन जो है अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन जो है यहाँ पर, इसने भी कितने बॉन्ड्स बनाए? 1 2 3, इसके भी एक मिसिंग है, तो ये दूसरा भी इसी के साथ बनाएगा ऐसे। ठीक है, या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड्स बनाएगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन दो आएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज हम कर रहे हैं वो स्ट्रांग हो, तो क्या होगा कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा इसको। वो रिएक्शन यहीं पे नहीं रोकेगा, क्योंकि स्ट्रांग है, फिर से ऑक्सीडेशन करेगा। जब फिर से ऑक्सीडेशन करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, वो देख लो आप। क्योंकि अब यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, ये देख लो, एडिशन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं 2 तरीकों से आपको यहाँ पर आंसर दिखा सकता हूँ। इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है। जैसे पिछली बार हमने कहा था कि जब एडिशन पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी कितने हैं, 1। ठीक है, अब जब इसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, 1। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा कि मैंने कहा था कि सिंपल, अगर आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की प्रोडक्ट्स निकालनी है, अगर एक हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड में है और आप बाहर निकालना चाहते हैं उसको, क्योंकि आपको प्रोडक्ट देखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा या ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या है, तो बेहतर यह है कि आप उस हाइड्रोजन को बाहर मत निकालो, उसके साइड में एक ऑक्सीजन लगा दो, वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से वही बताऊंगा, प्रोडक्ट निकालने के लिए ऐसे करता हूं मैं, क्योंकि फिर से ऑक्सीडेशन होगी, एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, पहले रिमूव करूंगा हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन में कितने आप रिमूव कर सकते हो, एक हाइड्रोजन। जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन स्टेबल होगा नहीं। या मैं ऐसी सिंपली कह सकता हूँ, एक हाइड्रोजन के निकलने पर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। एक हाइड्रोजन के निकलने से एक ही वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हाइड्रोजन को बाहर मत निकालो, इसको थोड़ा इधर खींचो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रख दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह इस हाइड्रोजन को भी यहाँ लाओ, थोड़ा यहाँ पर ऑक्सीजन रखो, ये प्रोडक्ट्स होंगे, इसके एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। लेकिन ये वाला मेथड जो था ये सिंपल है कि अगर एक ही हाइड्रोजन है आप इस कंपाउंड में जिसको आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो आप क्या करो, उस हाइड्रोजन को बाहर मत निकालो, उसकी साइड में ऐसे ऑक्सीजन रख दो, ये आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का। ठीक है, या अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ये मेथड जो है, आप ये करो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करोगे, जब हाइड्रोजन रिमूव करोगे ये भी, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, अब 1 2 3, एक इसमें मिसिंग है, इसमें 1 2 3, एक इसमें मिसिंग है, तो अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2, लेकिन कार्बन तो 4 बनाता है, 1 2 3 4। अब ये दूसरा बॉन्ड भी कार्बन के साथ बना सकता है नहीं, क्योंकि कार्बन ने कंप्लीट किए अपने बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है फिर से अनस्टेबल हो गया, ये खुद को कैसे स्टेबल करेगा, जो इसने पहले हाइड्रोजन इसमें बाहर निकाला उसी को वापस लाएगा, या मैं कहूँगा वही वापस आ जाएगा और इसको स्टेबल कर देगा ऐसे। इसी तरह जब इस साइड में ऑक्सीजन ऐड होगा, ये भी अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसने अभी कितने बॉन्ड बनाए, इस ऑक्सीजन ने 1, कार्बन तो स्टेबल है 1 2 3 4, फिर ये कैसे स्टेबल होगा, जो यहाँ पर इसने हाइड्रोजन बाहर निकाला वो फिर से वापस आ जाएगा इसको स्टेबल करने ऐसे। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, फिर से भी जो इससे पहले हमने निकाला था। ठीक है, तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर ये सीख लो आपके, अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो और आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर एक ही हाइड्रोजन है कंपाउंड में उसको मत निकालो, आप उसके साइड में एक ऑक्सीजन रख दो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं नेक्स्ट दूंगा। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स है हमारे पास। एथाइन को या एल्काइन्स को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ये एक प्रोडक्ट और ये दूसरा प्रोडक्ट, 1 और ये
2। अब ये कैसे मिलता है हमें, ये कैसे मिलता है हमें, वो देख लो आप। ठीक है, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैं अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स एजेंट इसको यूज करता हूं, क्योंकि ये दो माने जाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बाकियों के मुकाबले में। अगर आप ये यूज करोगे सेलेनियम SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपाउंड कौन सा है, चलो ऐसे ही रख लो। ये कंपाउंड कौन सा है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। ये कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। वैसे इसका नाम क्या होगा, आईयूपैक इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, इथेन 1,2 डाइअल। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। जब आप सेलेनियम को यूज करोगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अल्डिहाइड मिलेगा, जब आप KMnO4 को यूज करोगे, अल्कालाइन KMnO4 को, तो ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। इसी तरह अगर आप K2Cr2O7 यूज करोगे तब भी यही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कौन, ऑक्सैलिक एसिड। इनको हम कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ग्लाइऑक्सॉल, ठीक है, ग्लाइऑक्सॉल, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। इसे को आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो तो हम क्या करते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में खाली कार्बन की बॉन्ड्स दिखाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, C कार्बन हाइड्रोजन और इसके साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO ग्लाइऑक्सॉल। या मैंने इसका नाम बताया था इथेन, कार्बन कितने 1 2 एथ, नेचर अबाउट सिंगल इथेन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO अल्डिहाइड, कितने हैं 2, डाई अल, अल्डिहाइड को अल कहते हैं, 2 है तो डाई अल, कहां पर है, नंबरिंग करो 1 2 1 और 2 पे, इथेन 1 2 डाई अल या ग्लाइऑक्सॉल। इसको भी आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हो, C और कार्बन है यहाँ पर, इसके बाद बीच बॉन्ड और क्या है, OOH, 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 OOH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन था, अल्डिहाइड, CHO। तो इसको नाम दे सकते हो आप, 2 कार्बन है, एथ, नेचर अबाउट सिंगल इथेन, फंक्शनल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, ओइक एसिड, कितने हैं 2, तो मैं कहूंगा डाई ओइक एसिड। कहां पर है 1 2 1,2। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई, कंडेंस्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बुक्स पे, COOH, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ये एक ही कंपाउंड है, ये और ये एक ही कंपाउंड है। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन कैसे करते हैं, और ये थे इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरह से केमिकल रिएक्शन जो है हाई एल्काइन्स की, ये कंप्लीट होती है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है।